हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आइज फाउंडेशन। आपका एपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया है। आपने अपने पड़ोस में, अपने कॉलेज में, अपने कोचिंग में, अपने क्लासमेट्स को, अपने बैचमेट्स को, अपने सीनियर्स को सेलेक्ट होते हुए देखा होगा। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मेंस लिखा था। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने प्रीलिम्स में अपीयर किया था। आप लोगों में से कुछ एक लोगों ने इंटरव्यू में भी अपीयर किया होगा जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आज हम इस वीडियो में उन तीनों टाइप के लोगों को अच्छे से उनके बारे में बात करेंगे कि आपसे गलती कहाँ हुई होगी। और एज अ व्यूअर आपका काम ये है कि आप इन गलतियों को आइडेंटिफाई करो कि सर हमसे यहाँ गलती हुई है, सर हमसे यहाँ गलती हुई है, सर हमसे यहाँ गलती हुई है। कुछ लोग ने पूछना शुरू किया था कि प्री सिक्योर के वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो प्री सिक्योर के वीडियोस इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम लोग जनवरी 2024 से लेके जब तक आपका एग्जाम है, मतलब फरवरी 2025 तक के जो भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यू है उनको मंथली वीडियोस के फॉर्म में ला रहे हैं। तो अभी अपन क्वेश्चन बना रहे हैं जनवरी से। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से आपको प्री सिक्योर मिलना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द जनवरी 2024। आई रिपीट, जनवरी 2024 से आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगा। अभी उसकी क्वेश्चंस वगैरह बन रही है, एक बार अच्छे से हम लोग देख रहे हैं उसको, तो अपन कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। वी आर मतलब वी वांट यार कि तुम सबका एग्जाम निकले, स्पेशली जो मेहनत कर रहे हैं, जो सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, उन सबका एग्जाम निकला। जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेट्स गेट वेरी स्ट्रेट, मतलब आपको बहुत सारी बातें मे बी मैं आज ऐसी बोल दूं कि आपको अच्छी सुनने में नहीं लगे, बट रियलिटी यही है। समटाइम डाउन द लाइन आपको ये चीजें को एक्सेप्ट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू चेंज द रिजल्ट। क्योंकि जब जब आप प्रोसेस सेम रखोगे, अगर आपने 2022 में जो गलतियां की होंगी, सेम गलती को 2023 में अगर आपने किया है, तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि आपका रिजल्ट चेंज होगा। रिजल्ट चेंज नहीं होगा, थिंग्स विल नॉट मूव बेटा। आपकी सोचने से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा सोच लूंगा, थोड़ा सा लक फेवर कर जाएगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ कुछ और मेरी बातें आप लोग सुन लो। देखो, कोई पीपीटी नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, इट्स जस्ट व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम 10-12 साल का एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई हैव सीन यू पीपल असम में प्रोबेबली इन 3 सालों के अंदर, जो मैं आप लोगों के साथ जो मैंने देखा है किसी को सेलेक्ट होते हुए, किसी को फेल होते हुए, और जो मैंने अपने 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में सीखा है पढ़ा के। कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कुछ बहुत अच्छे बच्चे सेलेक्ट हुए, कुछ बहुत बहुत अच्छे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए, कुछ बहुत वीक बच्चे सेलेक्ट हो गए। कईयों को लगता है कि अरे इनका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो ये सारी बातें हम लोग आपके साथ करेंगे। आई डोंट नो द लेंथ ऑफ द वीडियो कितना जाएगा, बट आई विल इंसिस्ट कि अगर आप प्रीलिम्स में फेल हुए हो, अगर आप मेंस में फेल हुए हो, अगर आप इंटरव्यू में फेल हुए हो, तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरी तरह पूरा पूरा देखना, ठीक है। चलो, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम में कई बार ऐसी बातें नहीं बताई जाती जो प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपसे कोई डिस्कस नहीं करता कि क्या क्या गलती आपने की होगी जिसके चलते आप फेल नहीं हो गए होंगे। आई बात, मतलब मैं जनरली उन कंटेंट को अवॉइड करता हूं जो कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हैं, बिकॉज इट मेक नो सेंस, राइट। आप यहां से सीख लो, कहीं से सीख लो, दैट्स इंपॉर्टेंट, बट एक जो चीजें छूट जाती हैं वो उन बच्चों के लिए छूट जाती हैं जो बच्चे फेल कर जाते हैं। लोग आएंगे आपको मे बी मोटिवेट कर दे, बट दोस्त आपको ये बात सुनने में खराब लगेगा, मोटिवेशन से सिलेक्शन नहीं होता है, किसी का नहीं हुआ है। दो मोटिवेशन इज अ फैक्टर, बट केवल मोटिवेशन के दम पे आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हो, बिल्कुल नहीं हो सकते हो। यू नीड टू बी रैशनल इन योर प्रिपरेशन, यू नीड टू बी साइंटिफिक इन योर प्रिपरेशन, यू नीड टू बी लॉजिकल इन योर प्रिपरेशन। आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट कहां पढ़ना है, अगर आपसे ये नहीं डिसाइड हो पा रहा है तो यू विल फेल बेटा, यू विल ऑब्वियसली फेल, राइट। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं उन सारी बातों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, देर आर स्टेजेस जहां जहां फेल हुए होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो लोग प्रीलिम्स में फेल हुए हैं और प्रीलिम्स में पहली बार फेल नहीं हुए हैं, जो दूसरी बार प्रीलिम्स में फेल हुए हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप प्रीलिम्स में फेल हुए हैं तो इसके पीछे केवल और केवल दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि देयर इज लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। ये बात आप याद रखो। एक ये ऑब्वियस सा होता है कि बहुत बच्चों का लैक ऑफ नॉलेज होता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मे बी आपने कोचिंग की होगी, मे बी आपने कोचिंग का मटेरियल किया होगा, बट आपने रिवीजन नहीं किया होगा। तो अगर आपने रिवीजन नहीं किया है, इसका मतलब देयर इज लैक ऑफ नॉलेज। एंड दूसरा जो बड़ा ऑब्वियस होता है, दैट इज अगर लैक ऑफ नॉलेज नहीं है तो फिर आपके पास
लैक ऑफ प्रैक्टिस रहा होगा, लैक ऑफ प्रैक्टिस रहा होगा। तो इधर आप कैटेगरी 1 के बच्चे हैं या फिर कैटेगरी 2 के बच्चे हैं। अगर आपका लैक ऑफ नॉलेज है तो आप जब तक इस नॉलेज वाले गैप को फिल नहीं करोगे, आई रिपीट, जब तक आप नॉलेज वाले गैप को फिल नहीं करोगे, देखो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, नहीं होगा। आप या तो प्रीलिम्स के स्टेज पे फेल कर जाओगे, या मेंस के स्टेज पे फेल कर जाओगे, या इंटरव्यू के स्टेज पे फेल कर जाओगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लक, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और अगर आप प्रीलिम्स दूसरी बार फेल हुए हो, इट मींस कि देयर इज लैक ऑफ स्ट्रैटेजी, आपने अच्छे से अपने गैप्स को फुलफिल नहीं किया और आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, इसीलिए आप प्रीलिम्स दोबारा फेल हुए हो। वरना आप 12 महीने 14 महीने के प्रिपरेशन के बाद इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू पीपल कि आप प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर जाओगे। पहली बात, मतलब अगर तुम्हें मतलब बुरा लग रहा होगा ये बात सुन के कि कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो दोस्त यही आपके काम आने वाला है। मे बी आज के 1 साल बाद, मे बी आज के 2 साल बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट आएगा, सर आपने ये बात कही थी, हमने इसको इंप्रूव किया, हमारा सिलेक्शन हो गया। तो प्लीज आप उस इमोशनल मेंटालिटी से बाहर निकलिए और चीजों को थोड़ा रैशनली सोचिए कि क्या टीचर सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, क्या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से फेल हुआ क्या। प्लीज एनालाइज योरसेल्फ कि लैक ऑफ नॉलेज थी या नहीं थी। आप बुद्धिज्म के सवाल गलत नहीं कर सकते, आप फंडामेंटल राइट के सवाल गलत नहीं कर सकते, आप ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरी गलत नहीं कर सकते, कोई ऑब्वियस सा करंट अफेयर्स आप उसको गलत नहीं कर सकते, आप आरबीआई की इनिशिएटिव गलत नहीं कर सकते। अगर आपसे ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन गलत हुए हैं, आपने फंडामेंटल राइट गलत कर दिया, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट के सवाल गलती कर दिए, आपने आरबीआई के क्वेश्चन गलत कर दिए, आपने नेशनल पार्क के जो लोकेशंस वगैरह थे उसको अगर आपने गलत कर दिया, इट मींस कि देयर इज नॉलेज गैप। प्लीज एक्सेप्ट दिस। तो जिन जिन लोगों का इस टाइप का क्वेश्चन गलत हुआ है और गलत होता आया है, उन लोगों को ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए एंड वर्क इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, जिससे आपका नॉलेज गैप कम हो जाए। लैक ऑफ प्रैक्टिस, कई बार क्या होता है, पॉलिटी पढ़ने का पढ़ लिया, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, बहुत बार पढ़ा, बट एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए, आंसर्स नहीं लिखे। तो एमसीक्यू अगर आपने सॉल्व नहीं किए तो आपसे गलत होगा, क्योंकि मे बी आप नॉलेज के बेस पे 2 सवाल काट लो, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर तक पहुंचने नहीं आएगा। सिमिलरली विद एवरी सब्जेक्ट, असम वाला पोर्शन के लिए आपने प्रैक्टिस नहीं किया, या फिर आपने ज्योग्राफी के लिए प्रैक्टिस नहीं किया, ये बात आपको समझना पड़ेगा। आपको इन दोनों चीजों पे काम करना पड़ेगा। तो जो लोग प्रीलिम्स में फेल हुए हैं और वो दोबारा फेल नहीं होना चाहते, तो उनको क्या करना होगा, उनको अपने नॉलेज का जो गैप है उसको भरना होगा। और नॉलेज गैप 2 टाइप का हो सकता है। एक तो होता है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही आपको नहीं आता, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पॉलिटी आती ही नहीं है, हिस्ट्री आती ही नहीं है, तो ये तो दूसरी, मतलब ये एक बात हो गई। दूसरी क्या होती है, इंट्रा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स होती है। जैसे पॉलिटी के अंदर आपको फंडामेंटल राइट आता है बट डीपीएस में नहीं आता है। सिमिलरली हिस्ट्री के अंदर आपको मिडिवल आता है, मॉडर्न नहीं आता। मॉडर्न में भी मान के चलो कि आपको 1905 से 1947 आता है, बट उसके आगे का, मतलब उसके पीछे का आपको नहीं समझ में आता। तो ये जो नॉलेज के गैप्स है उसको साइंटिफिकली बैठो टीचर के साथ। दिस एग्जाम नीड्स अ मेंटर। मैं लिटरली नहीं कह रहा हूं कि आपको कोचिंग करनी चाहिए, नहीं चाहिए, शायद नहीं चाहिए, जीएस के लिए तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको एक मेंटोर चाहिए बेटा, जो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करे। नॉलेज हर जगह मिल रहा है, बट आंसर राइटिंग हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। तो दिस एग्जाम नीड्स अ मेंटर। आप बैठो अपने मेंटोर के साथ, पूछो उससे कि सर क्या हो गया, कैसे करें, और क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या क्या गलतियां मैं कर रहा हूं जिसकी वजह से सिलेक्शंस नहीं हो पा रहा है। अब दूसरे कौन से लोग, दूसरे वो लोग जो मेंस में फेल हुए हैं। सबसे पहला जो पहली बार मेंस में फेल हुए हैं, दूसरा जो 2 बार मेंस में फेल हो चुके हैं, एंड तीसरा वो केस जो मेंस में फेल तो हुए हैं बट 2 बार से ज्यादा, या 3 या 4 बार वो मेंस में फेल हो चुके हैं। इन केस के लोगों को अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लोग जो मेंस में फेल होते हैं, इट्स दे फेल मेनली बिकॉज कि उनकी प्रिपरेशन सिंक में नहीं होती है। सिंक में नहीं होती है का मतलब, या तो उन्होंने सिलेबस के कीवर्ड्स को नहीं कवर किया, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस के कीवर्ड को नहीं सॉल्व किया, या फिर उन लोगों ने मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की ही नहीं है। अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो डोंट इवन थिंक, इमेजिन भी मत करना कि आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। मे बी आपके दोस्त का क्वालिफाई हो गया होगा, मे बी आपके भैया का क्वालिफाई हो गया होगा, बट बिफोर प्रिपरेशन प्लीज डोंट अज्यूम, बिफोर फाइनल एग्जाम प्लीज डोंट अज्यूम कि यू आर लकी इनफ कि कम मेहनत में काम चल जाएगा।
नहीं चलेगा। दिस एग्जाम इज गेटिंग डे बाय डे हार्डर। जो पहले आज के 4 साल पहले था और जो आज है उन दोनों में बहुत अंतर है। बहुत हाईली क्वालिफाइड पीपल आर नाउ कॉम्पिटिंग फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज ऑल्सो। तो ये बात आपको समझना है कि पहली बार फेल हुए तो सिलेबस के कीवर्ड्स मुझे आते नहीं थे, और दूसरा मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी। मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूं जो ऐसे लिखे ही नहीं है उन्होंने, और उन्होंने 2-2 मेंस दे दिए हैं, एक एक इंटरव्यू दे दिया है, उन्होंने आज तक ऐसे नहीं लिखा है ढंग का। मतलब वो एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में टेस्ट के माहौल में उन्होंने आंसर लिखा ही नहीं है। तो आंसर जब आपने टेस्ट के माहौल में लिखा ही नहीं है तो आप ऐसा मत अज्यूम करना कि आप एग्जाम में जाओगे और आपको बस कुछ हो जाएगा और आप आंसर लिख लोगे। ऐसा नहीं होता है दोस्त, लिटरली नहीं होता है, पहला बात। दूसरा, जो लोग 2 बार मेंस में फेल किए हैं उन लोगों की क्या गलती होगी, उन्होंने लर्न नहीं किया होगा अपने प्रीवियस मिस्टेक्स के। जैसे जो जीएस वाइज, हालांकि इस बार जीएस वाइज तो अभी तक मार्क्स नहीं दिए हैं, देना चाहिए, खैर जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती अपन उसकी बात नहीं करते हैं, ज्यादा अच्छा है। तो जो दूसरी बार फेल हुए हैं उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा ही नहीं है, प्लस इन्होंने भी सफिशिएंट आंसर राइटिंग नहीं की है। अगर आपने सफिशिएंट आंसर राइटिंग नहीं की, अगर आपने 10-15 टेस्ट नहीं लिखे हैं मेंस के, तो फिर देयर इज डाउट कि यू विल गेट सक्सेस। एम आई राइट? ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तीसरी बार जो लोग मेंस में फेल हुए हैं, अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, आई एम लिटरली टॉकिंग यू बाई हर्ट। जो मैं फील कर रहा है मैं वही बोल रहा है, ठीक है? जो चीजें साइंटिफिक हैं, जो सही है, मैं वही तुमको बता रहा है, राइट? तो आप इसमें ऑफेंड मत हो जाना कि अरे मैं फेल हुआ, मेरे साथ इसको एम्पैथी नहीं है। एम्पैथी से सिलेक्शन नहीं होता है ना दोस्त। आज तुम फेल हुआ है, प्लीज डोंट एक्सेप्ट कि तुम फेल नहीं हुआ है। सबसे पहले खुद तो एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें खुद ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे से एक एग्जाम नहीं निकला। आप जिस दिन ये आप मान लोगे ना, खुद को आप अगर ऑनेस्ट हो गए ना कि यार मैं 2 बार मेंस में फेल हो गया, मुझे अब कुछ तो करना पड़ेगा, तो तीसरी बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? तुम स्ट्रैटेजी चेंज करता है, तुम गलतियां सुधारने पे ध्यान देने लगता है, तो सिलेक्शन हो जाएगा। जो लोग तीसरी बार मेंस फेल किए हैं या जो लोगों ने चौथी बार मेंस फेल किया है, उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपने पहली बार मेंस फेल किया, मे बी लक, दूसरी बार मेंस फेल किया, मे बी लक, बट तीसरी बार मेंस फेल किया है, इट मींस लक इन्वॉल्व नहीं था। देयर आर सम स्ट्रक्चरल इश्यूज इन योर प्रिपरेशन। या तो आपसे पेपर कंप्लीट नहीं होता है, या तो अगर आपसे पेपर कंप्लीट होता है तो आपको आंसर लिखने नहीं आती है, और अगर आप सारे आंसर लिख के भी आते हो तो आपसे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फुलफिल नहीं होता है। जब तक आप अपने 5 के 5 जीएस पेपर में और एसे में डिमांड को फुलफिल नहीं करोगे, सिलेक्शन होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। एंड लास्ट में, एलिमेंट ऑफ लक इज ऑलवेज अवेलेबल। बट इस लक के बारे में डिस्कस करके क्या कर पाएंगे? कुछ कर तो नहीं पाएंगे ना, वो चीज तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन होने के लिए हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में गलती कर रहे हैं, किस स्टेज पे गलती कर रहे हैं। लास्ट, जो लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ एट द इंटरव्यू स्टेज, आई फील कि इट वाज अ टफ डे, ठीक है? दो देयर आर एलिमेंट ऑफ लक इन्वॉल्व इन दिस स्टेज। रीजन क्या है? आप 15 मिनट बात करके, आप 20 मिनट बात करके, यू कैन नॉट जज कि मेरी पर्सनालिटी एसीएस के लिए है या नहीं है। यू कैन नॉट जज कि मैं अच्छा पुलिस ऑफिसर बनूंगा या नहीं बनूंगा, राइट? तो इस वाले स्टेज में लक इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इंटरव्यू के नंबर भी देखो कम कर दिए गए हैं पिछले साल से। तो अगर आप इंटरव्यू के स्टेज में फेल हुए हो तो देखो 2-3 बात है। सबसे पहला बात, आपकी मेंस में नंबर कम थे, ये एक्सेप्ट कर लो। अगर आपके मेंस में बहुत अच्छे नंबर होते तो मे बी आपको एसीएस नहीं मिलता, मे बी आपको एपीएस नहीं मिलता, बट आपको कोई सर्विस तो मिल सकती थी ना। तो पहला तो ये हो गया कि अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपके मेंस में आंसर कम थे, तो अगेन आपको जाके फंडामेंटल पे काम करना चाहिए। दूसरा, इंटरव्यू में कई बार ऐसा होता है कि आप बेसिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाते हो। तो जब आप बेसिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाते हो तो थोड़ा सा एग्जामिनर आपका नंबर काट लेता है। जैसे मान लो कि तुम जिस रीजन से आते हो उस रीजन से कोई ऑब्वियस सा क्वेश्चन उठा के पूछा और आपने उसका आंसर नहीं दिया, तुम्हारे किसी स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, नहीं दिया, ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट से बहुत बेसिक 4-5 क्वेश्चन पूछा, आपने नंबर मतलब अगर आपने आंसर नहीं दिया
तो वो आपको नंबर नहीं देने वाला है। अगर आपने करंट अफेयर से रिलेटेड आंसर्स नहीं किए जो बहुत ऑब्वियस से हैं, जो मतलब लगता है एग्जामिनर पर, पैनल में सबको लगता है कि अरे नहीं ये तो बताना चाहिए, अगर आप नहीं बता पाते हो तो नंबर कटता है। एंड लास्ट में बहुत छोटी छोटी चीज होती है, आपके बैठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपकी चीजों को परसीव करने का तरीका, जो केस स्टडीज दिए जाते हैं उनका तरीका, अगर वहां पे आपने आंसर देने में थोड़ी बहुत गलती आपसे हुई है तो नंबर देखो कटता है। बट अगेन इंटरव्यू में नंबर कमाना लकवक इन्वॉल्व यहाँ पे होता है, बट मेंस में ये सारी चीज देखो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, बस मेरे को यही आपसे कहना था कि आप अच्छे से मेहनत करोगे, आंसर लिखोगे, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको फेल नहीं कर सकती है। एम आई राइट? प्लीज एक्सेप्ट कि आपसे एक एग्जाम था, वो एग्जाम के इस स्टेज में आपसे नहीं हुआ है, एंड डोंट रिपीट द मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करनी है, और नई मिस्टेक्स भी नहीं इन्वेंट कर लेना है कि अच्छा पिछले अटेम्प्ट में मैंने ये मिस्टेक नहीं किया था, इस बार ये मिस्टेक करके देखता हूँ। इन्वेंट नहीं करना है। बहुत जो बेसिक चीजें हैं, मैं तुम मतलब आई डोंट नो वेदर आई शुड से इट और नॉट, बट तुम अगर मेरे पास बैठो हो ना 2 4 5 महीने में, तुमको ऐसे ऐसे लड़कों से मिला दूंगा जिनको लिटरली कुछ नहीं आता था, एंड दे गेट सेलेक्टेड विद अ ग्रेट रैंक दिस ईयर ऑल्सो, राइट? तो अपनी मेंटोर की बातें मानो, जो बेसिक फंडामेंटल है आंसर राइटिंग का, करंट अफेयर्स का, उन सबको आप डिस्कस करो। एक इकोसिस्टम में आओ। सिलेक्शन के लिए एक इकोसिस्टम जरूरी होता है। आप घर पे टीवी देख के, मोबाइल देख के, नेटफ्लिक्स देख के सेलेक्ट नहीं हो सकते, और आजकल के टाइम में तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, मे भी तुम्हारा दोस्त सेलेक्ट हो जाए बट तुम नहीं होगे बेटा, राइट? तो ऑन दिस नोट, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, इफ यू फील एनी हेल्प, अगर तुमसे सही में तुम परेशान हो, बट प्लीज याद रखना, इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट एंड यू फील कि तुमको हेल्प की जरूरत है, तो आप हमारे साथ आके कभी भी मिल सकते हो। वी आर ऑलवेज ओपन टू मीट यू पीपल। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ो, कोई भी अगर दिक्कत आती है तो वी विल सिट एंड वी विल डिस्कस टुगेदर। एम आई राइट? आई होप कि आपको ये बातें थोड़ी सी कड़वी लगी होंगी, बट ये बात देखो यही सच्चाई है, और आपको सच्चाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं होती है ना फेल कर जाना, सारे लोग फेल किए हैं, ऑल ग्रेट पीपल कभी ना कभी तो फेल किए हैं लाइफ में। हमें उन गलतियों से सीखना है, इंप्रूव करना है, इम्प्रोवाइज करना है, सेलेक्ट हो जाना है, राइट? तो बहुत प्रोफेशनली इस एग्जाम को हैंडल करना है, अपन कर लेंगे यार, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलो ऑन दिस नोट विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा खुश रहो, और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते किसी भी चीज़ से। छोटा सा एग्जाम था, नहीं निकला, मे बी अगले साल निकल जाएगा, मे बी अगले रैंक, अच्छे रैंक के साथ निकलेगा, मे बी अच्छे सर्विस के साथ निकलेगा, राइट? तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, एंड प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए किसी भी चीज़ का, क्योंकि जो भी बात थी वो मैंने बहुत दिल से आपके साथ कही है। मैं कई बार क्लासेस में ये बातें कहता हूँ, बट मुझे लगा कि अब इसको लार्जर ऑडियंस तक जाना चाहिए, तो मैंने आपसे ये बात कही है, राइट? तो प्लीज आइडेंटिफाई कि आप किस कैटेगरी में पढ़ रहे हो और किस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। द डे यू विल स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग योरसेल्फ, 90% ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इन योर लाइफ। मेरी लाइफ बहुत स्टेबल है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, साइंटिफिकली पढ़िए, इमोशन से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होइए, सिलेक्शन हो जाता है। एम आई राइट? थैंक यू।